चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है भारतीय साक्षर अधिनियम की, इसमें हम अपने फर्स्ट चैप्टर के मेंस के क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया। इसके बाद हमें क्या करना था? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ही हम किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज या उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन जो हैं उन्हें हम डील करना शुरू करेंगे। अभी आज की क्लास में जो सारी चीजें हैं वो सब कुछ बहुत ही सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे जो सारे क्वेश्चंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन एक तरीका होता है कि हम कैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा तरीका होता है कि मेंस में किस तरीके से उसे फ्रेम करें, फ्रेमिंग किस तरीके से करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जामिनेशन का, वो मेंस की फ्रेमिंग होती है। और इस फ्रेमिंग में जो ही आप गलती करते हैं वहीं से आपके नंबर कटने स्टार्ट हो जाते हैं। 3-4 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, जब भी हम मेंस का आंसर लिखें उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहला इंट्रो पार्ट, यानी इंट्रोडक्शन का पार्ट। दूसरा, जिसे हम मेन बॉडी के रूप में जानते हैं, मुख्य भाग के रूप में जानते हैं। और तीसरा, जिसे हम कंक्लूजन पार्ट यानी कि निष्कर्ष भाग के रूप में जानते हैं। इसके बाद जो इसके अलावा जो सारी चीजें होती हैं उसमें क्या है, मेंस पार्ट में जो इसका मेन बॉडी वाला पार्ट है, मेन बॉडी वाले पार्ट में हमें जरूरी होता है कि हम केस लॉस को, एग्जांपल्स को, इलस्ट्रेशंस को जरूर इंक्लूड करें। अगर पॉसिबल हो तो, जहां पॉसिबल नहीं है वहां पे इंक्लूड ना करें, जबरदस्ती कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि उसको एक्सटेंड करके लिखिए, उसको समझा करके लिखिए। 2 तरीके के चैलेंजेस आते हैं आपके सामने। एक चैलेंज आता है कि छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है लेकिन नंबर उसमें ज्यादा दे दिए हैं। अब नंबर ज्यादा दे दिए हैं तो उसी के हिसाब से आपको डील करना होगा, उसे उतना एक्सटेंड करके लिखना होगा। दूसरा चैलेंज, कभी कभी बहुत अधिक मैटर्स आपके पास होते हैं और उसे कम मार्क्स में लिखना होता है, बहुत ही कम मार्क्स में, बहुत ही कम शब्द सीमा में उसे लिख करके कवर करना होता है। वहां पे चैलेंज ये आती है कि जितनी हमारे पास नॉलेज है उन सारी नॉलेज को कैसे सम अप करके छोटे ही भाग में कवर करके उसे लिखना शुरू करें। इन 2 चैलेंजेस को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीजों से आप बड़ी आसानी से टैकल कर सकेंगे और डील कर सकेंगे। अब चलिए, सारी चीजों को छोड़ते हुए हम आ जाते हैं कि हमने अभी अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया। चैप्टर फर्स्ट ऑफ BSA यानी भारतीय साक्षर अधिनियम 2023, जो एक्ट नंबर 47 है हमारे 2023 का। ये आपको ध्यान में रख लेना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ा चैप्टर 1 में? चैप्टर 1 में हम लोगों ने इसमें प्रारंभिक खंड पढ़ा यानी प्रिलिमिनरी पोर्शन पढ़ा, जिसमें सेक्शन नंबर 1 आपका बताता है इसके संक्षिप्त नाम के बारे में, इसके लागू होने यानी कि एप्लीकेशन के बारे में, और इसका प्रारंभ यानी कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है, यानी इसका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, इन 3 चीजों को हम कहां पे देखते हैं? सेक्शन नंबर 1 में देख लेते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 जो आपका स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 2 एक 2 पार्ट्स में एक तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज नंबर सब सेक्शन नंबर 1, फिर इसके अंदर क्लॉजेस आ जाते हैं, फिर उसके बाद सब सेक्शन नंबर 2 आ जाता है जिसमें हम कुछ डिटेल्स को पढ़ते हैं। अब एकदम दिमाग में फ्रेम करते हुए चलिएगा, जब हमने सेक्शन नंबर 2 को पढ़ा था, इसका सब सेक्शन नंबर 1 पढ़ा था, और इसके जो क्लॉजेस हैं यानी कि इसके जो डेफिनेशन क्लॉजेस हैं, ए से स्टार्ट किया, बी सी डी ई एफ जी ऐसे करते हुए हम लोग एल तक जो गए थे, ठीक है, ई तक जो गए थे लास्ट तक, और एक एक चीजों को जो हम समझते हुए चले थे, ठीक है, एल सॉरी, तो उसमें कैसे अगर मेंस के क्वेश्चंस पूछ जाए तो उसे हम फ्रेम करें, तो उसी पार्ट को हम आज यहां डील करने वाले हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं वो कुछ डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उन सारी चीजों को दिमाग में आप बैठा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि सबसे पहले हम भारतीय साक्षर अधिनियम की बात करें या तीनों एक्ट्स की बात करें, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज की बात करें, वेदर इट्स BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
और BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इनके एक्ट नंबर्स भी आप याद रखते रहिएगा, जिससे आपको भी बहुत सारी चीजें जल्दी याद हो जाएंगे। अब सबसे पहले डेट्स में 11 अगस्त 2023 है, क्योंकि इसी दिन 11 अगस्त 2023 है, क्योंकि इसी दिन इस एक्ट को यानी इस बिल को, पहले तो विधेयक होगा इसके बाद में अधिनियम बनेगा, तो इस विधेयक को यानी कि इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा गया, लोकसभा के सामने प्रेजेंट किया गया था 11 अगस्त 2023 को, सबसे पहली डेट जो कि आपको याद रखनी है। दूसरा 10 नवंबर 2023, दूसरा 10 नवंबर 2023, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट को सामने रखा था, अपनी रिपोर्ट जो प्रोड्यूस की थी, अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, वो रिपोर्ट 10 नवंबर 2023 को रखा गया था कि इस दिन बताया गया क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सही है चीजें, ठीक है। इसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, एक हो गया 25 दिसंबर, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम याद रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्रिसमस डे याद रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, या फिर आप 25 दिसंबर को चाहें तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सबसे पहले स्वीकृति की तिथि जिसे हम बोलते हैं, या फिर इसे अगर बोला जाए राष्ट्रपति की सहमति किस दिन प्राप्त हुई, कमिटमेंट या एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस दिन प्राप्त हुई, तो ये आपकी 25 दिसंबर 2023 वाला डेट हो जाता है। ये तीसरा डेट आपको याद रखना है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, ठीक है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ये याद रखते रहेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट आ जाती है, ये 1 जुलाई 2024 वाली आ जाती है। ये क्या है, ये इसकी एनफोर्समेंट की डेट है, यानी कि लागू होने की तिथि है, किस दिन से ये एक्ट लागू हो जाता है पर्टिकुलर, उस डेट को हम देखेंगे तो ये हो जाएगी 1 जुलाई 2024। ये डेट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। एक्ट नंबर 47 है, ये भी ध्यान रखना है, और BSA में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 117, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 12 हैं, ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। पार्ट्स कितने हैं ये आप लोग बताएं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बड़ी यूनिक टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी टिप्पणी पूछ ली जाती है, आपसे बोला जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर जो एक कोई भी तथ्य दिया हुआ है या कोई एक डेफिनेशन भी दिया गया है, इस पे आपको कमेंट्स लिखने हैं। अब इन कमेंट्स को लिखने का तरीका क्या होता है, बस यही हम समझना सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक से सिखा रहा हूं ऐसा समझ करके मैं चल रहा हूं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरीके से लिख दिया गया, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए, ठीक है, राइट कमेंट ऑन इट। अब इसमें जब हमें कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया, ABCD ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए, और जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो सिमिलर डेफिनेशंस होंगे, उन्हीं के बीच में डिफरेंस करने के बारे में आपसे कहा जाएगा, इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कुछ भी इधर उधर से उठा करके मेंस में क्वेश्चंस भी नहीं दिए जाते हैं, मेंस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपसे पूछ लिया गया साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ से संबंधित क्वेश्चन। साबित यानी प्रूफ्ड, ना साबित यानी डिसप्रूव्ड, एंड साबित नहीं हुआ। सबसे आसान क्वेश्चन, साबित नहीं हुआ, इसे हम नॉट प्रूफ बोल देते हैं। तीनों ध्यान से देखिएगा, बात सिर्फ सेक्शंस की नहीं है कि आप छोटा सा काम कर दें, सेक्शंस बता दें कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इसके क्लॉज J में साबित के बारे में बताया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में ना साबित के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज I में साबित नहीं हुआ के बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप सिर्फ इतना ही करके छोड़ देते हैं और इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं तो वो मेंस का क्वेश्चन ही क्या रह जाता। इसके अलावा भी कुछ चीजों को आपको इंक्लूड करना है।
ठीक है, 2 पार्ट्स में स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पहले इसी वजह से कहा था क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मेंस के लेवल पे जाके बढ़ जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, अब एक एक को डील करना शुरू करते हैं। साबित का मतलब क्या है? साबित का मतलब क्या है कि जब भी किसी तथ्य को साबित कह दिया गया, न्यायालय के द्वारा अगर कह दिया गया कि ये क्या है, पर्टिकुलर चीज साबित हो गई है, या ये पर्टिकुलर चीज मान ली गई है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट क्या कर दिया गया है, साबित कर दिया गया है। इसमें 3 पार्ट्स। सबसे पहले, जब न्यायालय क्या कर रहा है, अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, यानी न्यायालय क्या किया, उसके सामने जो भी विषय रखे गए हैं उस पे उसने विचार कर लिया है, बिना विचार किए नहीं, विचार करने के पश्चात किसी एक तथ्य को, अब देखिए एक तथ्य जो ही सामने आ जा रहा है, तो अब विचार करने के बाद न्यायालय ऐसा विश्वास करता है कि किसी एक पर्टिकुलर तत्व का अस्तित्व है, या तो वह तथ्य एग्जिस्ट करता है यानी कि उसका अस्तित्व है, या फिर उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि किसी विशेष परिस्थिति में कोई अगर प्रज्ञावान व्यक्ति है यानी कोई प्रूडेंट मैन है तो वो भी इसके होने के चांसेस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा। यानी कि कोई अगर समझदार आदमी होगा, कोई साउंड माइंडेड पर्सन होगा, कोई अगर नॉर्मल पर्सन होगा जो कि सोच सकता है, समझ सकता है, सही तरीके से डिसाइड कर सकता है, प्रज्ञावान व्यक्ति है, तो उसे भी ऐसा लगेगा कि ठीक है, बिल्कुल सही है, इस बात को हम अधिसंभाव्य समझ सकते हैं, इसकी संभावना काफी है कि हाँ इस चीज की, किसी चीज जो भी फैक्ट सामने रखा गया है वह अस्तित्व में है या उसका अस्तित्व जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। इन 3 पार्ट में तो डेफिनेशन हो गई, ये तो डेफिनेशन हमें याद करना है, वो आपको याद भी कर लेना है। इसमें अगर आप थोड़ा मोड़ा गलती करते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसका मूल वही रहना चाहिए। क्या चीज है? सबसे पहले न्यायालय अपने सामने जो भी विचार रखे गए हैं, विषय पे क्या किया, विचार किया। विचार के बाद क्या करना है कि इसके अस्तित्व को या तो इतना अधिसंभाव, सबसे पहले क्या है, इसके अस्तित्व को क्या समझ रहा है कि मान लेते हैं कि इसका अस्तित्व है, ऐसा न्यायालय मान रहा है। साबित हो जाने के बाद ऐसा मान ले रहा है कि ठीक है, इसको एक तरीके से मान लिया गया कि साबित हो चुका है, ठीक है। और दूसरी चीज, या तो इसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे, या फिर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति है वो भी इसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो उसमें इसके होने के चांसेस ज्यादा हो गए। बस सिंपल लैंग्वेज में। अब आगे चले, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए इसको फ्रेम कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। लिखवा ही देता हूं क्योंकि इसमें कुछ केस लॉज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं? सबसे पहले हम साबित को लिख रहे हैं, यानी कि प्रूफ को लिख रहे हैं। लिख लीजिए साबित को, लिख लीजिए साबित को। और इस साबित में हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, और इसमें क्लॉज की बात करेंगे तो ये क्लॉज जे हो जाएगा जिसमें साबित की डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है ये सारी चीजें आप पूरा लिखेंगे जो कि मैंने अभी बताया। साबित हुआ का मतलब न्यायालय के समक्ष विचार करने के पश्चात न्यायालय ऐसा विश्वास करे कि जो भी तथ्य है वो अस्तित्व है उसका, या फिर उसका अस्तित्व रखता है, या फिर उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को भी इसी तथ्य पर काम करना चाहिए कि इस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक है, अब कुछ चीजें जो आप लिख सकते हैं। पहली चीज, इस साबित शब्द में 2 तरह की मन स्थितियां दी गई हैं। मन स्थितियां, मन की 2 स्थितियां दी गई हैं। डेफिनेशन लिखने के पश्चात आप लोग 2 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य की यथार्थता पर पूर्ण विश्वास करता है, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य की यथार्थता पर पूर्ण विश्वास करता है। इसी यथार्थता का मतलब क्या है कि इसकी एक्यूरेसी मान ले रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें यथार्थता की सीमा आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी है उस एक्यूरेसी को कैसे मानते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी, किसी फैक्ट की एक्यूरेसी को समझ लिया गया कि हाँ एक व्यक्ति है, उसने समझा कि हाँ एक फैक्ट है और इस फैक्ट को माना जा रहा है कि हाँ ये अस्तित्व रखता है, ये किसी लेवल तक तो एक्यूरेट है, कुछ तो बात होगी इसमें, ऐसी बात नहीं हो रही है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जब उसे ऐसा विश्वास तो नहीं होगा कि किंतु उस तथ्य के सत्य होने की संभाव्यता की मात्रा इतनी अधिक होगी, ठीक है, कि अनुकूल आचरण में ऐसा कोई भी करने से संकोच नहीं करेगा।
ठीक है। या तो वह व्यक्ति क्या करेगा, तथ्य की यथार्थता पर विश्वास करेगा, या फिर ऐसी विशेष समय या, अभी लिखवा भी दूंगा, समय या परिस्थिति में, ऐसी विशेष समय या परिस्थिति को भी अगर देखा जाए तो भी उस तथ्य के संभाव्य होने की, तो भी उस तथ्य के यथार्थ होने की, यानी भी ये उसके अस्तित्व की संभाव्यता की मात्रा सबसे अधिक मानी जाएगी, संभाव्य होने के उसके चांसेस सबसे ज्यादा माने जाएंगे, ऐसा मान लिया गया। ऐसे पॉइंट्स में हम लोगों ने बस लिख दिया, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े तो इसमें एक केस सामने आ जाता है। केस सामने क्या आ जाता है, ये केस आपका तेज बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। केस लिख लेंगे, तेज बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आपने की पॉइंट्स में से डिवाइड कर दिया। ये मेन बॉडी है, ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन में आपने पूरी डेफिनेशन को लिख दिया, यही इंट्रोडक्शन था। क्या था आपका साबित करना, आपने लिख दिया। फिर सेम पैटर्न पे उसको पॉइंट में डिवाइड किया, मेन बॉडी वाली चीजों पे आप पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद तेज बहादुर सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि इसके केस लॉस पे आप आ गए। अगर इलस्ट्रेशंस यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करना है तो आप उसी पॉइंट में इलस्ट्रेशन के रूप में भी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टिप्पणी लिखनी है, यानी कि कमेंट करना है, तो इस वजह से अपनी वर्ड लिमिट को भी थोड़ा सा कंसाइज रखेंगे। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर देना है, बहुत ज्यादा कंसाइज भी नहीं कर देना है, मीडियम अप्रोच लेकर के चलना है। जितना नंबर दिया गया है उतने नंबर के हिसाब से ही आप करेंगे तो आपको नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें अब आगे लिखेंगे। आगे तेज बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस है, और इसका कोटेशन अगर मैं बताऊं तो AIR 1990 SC 1990 SC, यानी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। अब इसके फैक्ट्स ऑफ द केस आप लिख लीजिए, जिससे आपकी मतलब बहुत छोटा करके लिखा जाएगा, ताकि जब भी हमें याद करना हो या जब भी हमें मेंस राइटिंग करनी हो तो यहां पे हम फंसे ना। इसमें लिखिएगा, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि साबित की परिभाषा अधिसंभाव्यताओं या संभावनाओं एजम्पशन जिसको बोलते हैं, कि ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, इसकी अधिक संभावना है, अधिसंभाव्यताओं या संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है या केंद्रित रहती है। इर्द गिर्द घूमती है या केंद्रित रहती है। बात अभी खत्म नहीं होती है, अब हम दूसरे डेफिनेशन पे यहीं पे मूव कर जाएंगे। तो 3 पार्ट में जिस तरीके से लिखा गया है वैसे ही अब बाकी के 2 डेफिनेशंस को भी हम लोग कवर करेंगे। यानी कि फ्रेमिंग क्या है, फ्रेमिंग बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधी तरीके से है, और वो फ्रेमिंग कुछ इसी तरीके से। अगर आप फिर से इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसके डेफिनेशन को लिखा। कभी कभी इंट्रोडक्शन ही मेन बॉडी बन जाती है। जब किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो जो पहली लाइन होती है वही आपकी इंट्रो लाइन हो जाती है। यानी कि अगर हम साबित की बात करें तो साबित भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 2 उपधारा 1 के खंड ज, यानी कि जो क्लॉज जे दिया हुआ है उस जे में चीजें लिखी हुई हैं। जे नहीं, क वाला मैं नहीं बताऊंगा, ABCD वाला पढ़ो, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जे में इसके बारे में डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पूरी लिख दी कि साबित का मतलब क्या है, कि जब किसी तथ्य को न्यायालय साबित हुआ समझता है तो इसका मतलब क्या है, या तो उसकी जो अस्तित्व है उसके ऊपर विश्वास कर रहा है न्यायालय, या फिर किसी विशेष परिस्थितियों में या फिर समय परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होगा तो वो भी इसकी अधिसंभाव्यताओं पे ही काम करेगा कि इसका
अस्तित्व है, इस पे वो ज्यादा काम करेगा, इस पे वो सोचने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद हमने तेज बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस देख लिया, जो 1990 का केस था, AIR 1990 SC, ये केस हमने देख लिया, और इन तीनों चीजों में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन कभी भी इतना छोटा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, इसके साथ दूसरा भी आएगा, यानी कि अब ना साबित भी आएगा। साबित का बिल्कुल मिलता जुलता होता है ना साबित, बहुत थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी पड़ती है। बस जहां जहां साबित लिखा है वहां वहां ना साबित कर देना है, जहां जहां संभाविताएं लिखा है वहां वहां उसकी असंभाविताओं के बारे में लिख देना है, और जहां जहां उसकी जो पर्टिकुलर एक वर्ड होता है जिसे हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं, तो अस्तित्व की जगह अनस्तित्व की बात आप कर लेंगे कि उसके अनस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे। एकदम सेम तरीके से एक बार और कोशिश करते हैं डेफिनेशन को बताने की, कि जब भी हम नासाबित की बात करेंगे, एक और प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। जब भी हम बात करेंगे नासाबित की, यानी कि डिसप्रूव्ड की बात करेंगे, तो डिसप्रूव्ड में हमें क्या देखने को मिल जाता है कि जब कभी, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे आप, नासाबित हेडिंग डाल दें, नहीं हेडिंग डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं तो नासाबित लिखते हैं तो और बेहतर होगा। हेडिंग्स कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करती है। ध्यान रखिए, आपको बहुत ज्यादा अगर आपके पास नॉलेज है तो भी कभी कभी सिलेक्शंस हो जाते हैं, नहीं होते हैं, दोनों चीजें लगी रहती हैं। ठीक है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट अगर है तो वो आप प्रीलिम्स के लेवल पे दीजिए, जितना आपका नॉलेज है सारी चीजें कर लीजिए। मेंस के बेस पे भी आप अपने नॉलेज को दिखा सकते हैं, इंटरव्यू के बेस पे भी अपने नॉलेज को दिखा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उस सिचुएशन को समझना कि किस तरह के एग्जामिनेशन से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई एग्जामिनर आपके सामने नहीं होगा, मशीन चेक करेगी, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, चीजों को, की पॉइंट्स को समझना है, मशीन किन किन चीजों को किस तरीके से समझेगा, तो बिल्कुल सही सर्कल करना है, कोई भी गलती किया तो नंबर कट जाएगा, तो वहां पे नियम कानून का ध्यान रखना है। मेंस की बात करें तो आपके सामने एक एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को इन फ्यूचर चेक करने वाला है, तो चेक करने वाले एग्जामिनर के दिमाग में अपनी इमेज अच्छी रखनी है, तो उसकी फ्रेमिंग अच्छे से करें, क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखें कि उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, जहां पॉइंट की जरूरत पड़े वहां पॉइंट लिखें, केस लॉज और इलस्ट्रेशंस अगर है यूज किया जा सकता है तो उसे जरूर इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी चीजें समझ में आएंगी, हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो और अच्छे इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नासाबित की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 इसके क्लॉज सी में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कभी किसी तथ्य को न्यायालय साबित मानता है तो साबित का मतलब कि उससे नासाबित मानता है, तो नासाबित का मतलब ऐसा मान रहा है न्यायालय यह अस्तित्व में नहीं है, या फिर किसी विशेष समय या परिस्थिति में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होगा, कोई प्रूडेंट मैन होगा, वो भी इसकी असंभावनाओं पर काम करेगा, वो भी इसकी अनस्तित्व पर काम करेगा, और उसके अनस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझेगा कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति जो है वो भी इसी विचार पर काम करेगा। ठीक है, यानी इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है, इस पे काम करेगा। क्लियर हुए? ये तो हो गई डेफिनेशन वाली चीज। अब आ जाते हैं इसमें हम पॉइंट्स किस तरीके से की पॉइंट्स को लिखें। तो की पॉइंट्स को बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आप चाहें तो इसे फिर अपने शब्दों में थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं। जैसे कि नासाबित का मतलब क्या है, तथ्य को प्रमाणित करने के पूर्व किसी मात्रा में निश्चितता का होना आवश्यक है। तथ्य को प्रमाणित करने से पहले निश्चितता का होना आवश्यक है। अब ध्यान रखिएगा, जहां पे साबित कहा गया था, जहां पे साबित कहा गया था वहां पे चीजें प्रूफ हो चुकी हैं, लेकिन यहां पे जो चीजें साबित नहीं हुई हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जो नासाबित है उसके बारे में, अस्तित्व ही नहीं है ऐसा इस अनुमान पे काम किया जा रहा है। तो यहां पे हमें क्या देखना होगा, जो भी चीजें प्रूफ नहीं हो सकी हैं ऐसा मान लिया गया है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, एक पॉइंट लिख दीजिएगा, एक पॉइंट लिख दीजिएगा, एक आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें केस लॉज नहीं है तो आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल में, या फिर इसके इलस्ट्रेशन लिखें फिर एग्जाम्पल लिखें, 2 पॉइंट लिखवा देते हैं। एक इसमें मेन बॉडी में ही थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा कि साबित शब्द यह वर्णित करता है, साबित शब्द यह, अभी मैं साबित लिखवा रहा हूं फिर नासाबित इसी में लिखवा दूंगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस वजह से दोनों को लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे केस लॉस वगैरह ना हो थोड़ा आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं। साबित शब्द यह वर्णित करता है कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के पूर्व, कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के पूर्व किस मात्रा में निश्चितता का होना आवश्यक है, किस मात्रा में निश्चितता का होना आवश्यक है। तो स्टॉप लगा के नासाबित की परिभाषा
साबित की परिभाषा का उल्टा है। साबित की परिभाषा का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, जब दोनों पक्षकार या एक पक्षकार किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, जब दोनों पक्षकार या एक पक्षकार किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हैं, किंतु न्यायालय का यह विचार है कि तथ्य स्थापित नहीं हो सका, तो उसे नासाबित कहा जाएगा। देखिए, इसी में मेन बॉडी में ही हमने चीजों को थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए, उसी चीज को समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और लिखना है, क्योंकि यहां पे अगर केस लॉज नहीं है तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में लिख लीजिए, नासाबित मिथ्या के समान है। नासाबित एक तरह का झूठ है, ऐसे आप लिख सकते हैं। नासाबित एक प्रकार की मिथ्या है। कि साबित नहीं हो सका का मतलब क्या है? न्यायालय के सामने प्रूफ नहीं कर पाए आप, इसका मतलब क्या है? यानी कि आप झूठ बोल रहे थे, न्यायालय को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे थे, मिथ्या के समान है। अब जैसे में एग्जांपल लिख लीजिए, अपराधी का डकैती के मुकदमे में चालान किया जाए और वह अपनी सफाई में यह सिद्ध कर दे कि जिस तारीख को डकैती हुई थी उस दिन वह जेल में बंद था, तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने डकैती की या फिर उसने डकैती में भाग लिया है। 5 लोगों से अधिक पर्सन अगर मिल करके कहीं पे लूट करते हैं तो उसे हम डकैती कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो डकैती में उसने भाग लिया, इसकी बात 5 या अधिक व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि साक्ष्य नासाबित हो गया और अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अपराधी नहीं, यहां आरोपी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है कि आरोपी है, उसके ऊपर अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक वो क्या है? निर्दोष है। ये ध्यान में रखते रहिएगा। जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट हमेशा आप रखते रहिएगा, जिससे की पॉइंट्स में वर्ड सिलेक्शन में आपकी बहुत ज्यादा बेहतर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर मान लेते हैं कि एक मिस्टर ए है, इनके ऊपर चार्जेस लग गए कि इन्होंने डकैती करी है मिस्टर बी के यहाँ पे, और जब इनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया तो इन्होंने बताया कि भाई बाकी के 4 लोग भले ही डकैती में शामिल हो, मैं नहीं शामिल हूं। क्यों नहीं शामिल हूं? उस दिन मैं जेल में था। उसके पीछे का उन्होंने प्रूफ भी दे दिया, साबित भी कर दिया, और अगले के पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, तो फिर उसको नासाबित मान लिया जाएगा। जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जो भी साक्ष्य दिए गए थे, अब साक्ष्य क्या दिया गया था कि उनकी अंगूठी गिरी थी, मिस्टर ए की अंगूठी गिर गई थी, इसी वजह से उनका आईडी कार्ड गिर गया था, इसी वजह से। तो भाई भले ही आईडी कार्ड गिर गया था, कोई और गिरा के चला गया होगा, उनकी आईडी कार्ड नहीं हो सकती है। इस पर न्यायालय काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्लासेस ऑफ एविडेंसेस होते हैं कि सीसीटीवी में भी है, यहाँ पे भी बताया गया, तो फिर उसमें से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा उसको न्यायालय पिक करेगा। ठीक है, ये सब कोर्ट के जब एस्पेक्ट में आप जाएंगे तो चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। अब सबसे सिंपल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, साबित नहीं किया गया। ठीक है, साबित, नासाबित और साबित नहीं किया गया, ये तीसरा वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साबित नहीं हुआ, सॉरी किया गया नहीं, साबित नहीं हुआ बोलते हैं इसे, नॉट प्रूफ, साबित नहीं हुआ। ठीक है, साबित नहीं हुआ का मतलब क्या है? अब चीजें प्रूफ भी नहीं हुई, डिसप्रूव भी नहीं हुई, इसको मतलब ऐसा माना गया कि इसका अस्तित्व है ये भी नहीं बोला जा रहा है, इसका अनस्तित्व है ये भी नहीं बोला जा रहा है। न्यायालय भी कंफ्यूज है, न्यायालय कंफ्यूज नहीं है, बेसिकली इसको अभी प्रूफ नहीं किया गया है, ये भी साबित हुआ ही नहीं है। साबित नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि ना साबित हो गया है,
ये साबित नहीं हुआ है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट है जो न कि प्रूव्ड है न कि डिस्प्रूव्ड है तो इसे हम नॉट प्रूव्ड बोल देंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं डेफिनेशन के रूप में। तो सबसे पहली वही लाइन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड आई में साबित नहीं हुआ की परिभाषा दी गई है। और साबित नहीं हुआ की परिभाषा में लिखवाया क्या गया है, लिखा क्या गया है, इसमें यह लिखा गया है कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाएगा जब वह न तो साबित किया गया हो न ही ना साबित न तो उसे साबित किया गया है न ही वो ना साबित कहा जा रहा है। दोनों चीजें उसमें गड़बड़ मानी जा रही हैं कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है। न्यायालय क्या कर रहा है, अभी कह रहा है थोड़ा सा और एविडेंसेस वगैरह ले आओ, उसके बाद मैं बताता हूं कि हाँ ठीक है तुमने कुछ मतलब चीजें सही चली हैं या फिर नहीं चली हैं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, प्रूफ नहीं हुआ है। अब एक पॉइंट और इसी में आप लास्ट में लिख लीजिए, साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। अब ये साबित नहीं हुआ का मतलब क्या है, ये लिखेंगे साबित और नासाबित के बीच की स्थिति है। साबित और नासाबित के बीच की स्थिति मतलब प्रूफ ही नहीं हुआ नहीं डिस्प्रूव हुआ, तो दोनों के बीच की कंडीशन है, एक तरीके की मेंटल कंडीशन है कि दिमाग में ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्रूफ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजों में। अब ये पता हो भले ही आपको, लेकिन अभी अगर आपने एविडेंसेस नहीं दिए हैं और उस एविडेंसेस पे विचार करने के बाद न्यायालय का ये विचार नहीं है कि इसको प्रूफ किया जाए या फिर डिस्प्रूव किया जाए, तो अभी इसे साबित नहीं हुआ माना जाएगा। उसे अभी प्रूफ करना है आप या फिर डिस्प्रूव करना है, आपको दोनों चीजों पे काम आपको करना है। इस तरीके से न्यायालय काम करता है। तो लिखेंगे यह किसी तथ्य के साबित अथवा ना साबित होने, साबित अथवा ना साबित होने दोनों से ही इनकार करती है, दोनों से ही इनकार करती है। ठीक है, अर्थात जब किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह तथ्य साबित हुआ या ना साबित हुआ, तो इसे साबित नहीं हुआ कहा जा सकता है। इसमें एक केस आ जाता है नवल किशोर का, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसको आप जरूर लिखें और इसको थोड़ा मैं डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक ठाक लिखवाऊंगा। नवल किशोर सोमानी बनाम पूनम सोमानी, नवल किशोर सोमानी बनाम पूनम सोमानी। चलिए इसमें लिखना शुरू करिए। इसमें अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, 1999 का आंध्र प्रदेश का है, 1999 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये आपका बेसिकली आंध्र प्रदेश में आपका अमरावती कोर्ट जो है प्रेजेंट टाइम में डील कर रहा है। लेकिन जिस समय की हम बात करेंगे ये 1999 का जो समय है, उस समय आप बताएं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी। 2014 में तो हम लोगों ने तेलंगाना को बनते हुए देख लिया, लेकिन उसके पहले क्या थी, तो ये आप लोग ठीक विशाखापट्टनम, बेसिकली हाईकोर्ट की बात हो रही है तो विशाखापट्टनम जो उस समय का था, तो 1999 का ये केस है। आंध्र प्रदेश राज्य लिखेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, इस वाद में उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि, अब ये हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है तो उसके द्वारा अभिनिर्धारित किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा, जजमेंट पास किया जाएगा कि यदि एक तथ्य साबित नहीं हुआ, यदि एक तथ्य साबित नहीं हुआ तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है, ऐसे लिख लेंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं है, ऐसे लिख लेंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह तथ्य असत्य या गलत या मिथ्या है, यह तथ्य असत्य, गलत या मिथ्या है। असत्य या गलत है बेसिकली यही बोला गया, मिथ्या मैं अपने पास से जोड़ रहा हूं, यानी कि झूठ नहीं है, समझिएगा। ठीक है, असत्य का मतलब है मिथ्या हो गया। तो ये बात बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, इतना तो आप पहले समझ जाइए कि इस केस में क्या कहा गया कि अगर साबित नहीं हुआ तो मतलब ये नहीं है कि साबित होगा भी नहीं, ना साबित कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उस पर काम चल रहा है,
ये बोलेंगे कि प्रूफ नहीं हो पाया, हाँ फैक्ट दिया गया था लेकिन अभी उसके लिए उनके पास एविडेंसेस नहीं है, उनको टाइम दिया जाए, एविडेंसेस कलेक्ट करें, फिर सामने लेकर के आए एंड प्रेजेंट इट बिफोर द कोर्ट। और अगर आपका साबित हो जाता है तो इट्स ओके, और ना साबित हो जाता है देन इट्स ओके। ठीक है, अब आखिरी लाइन इसी में लिखेंगे, कोई तथ्य या तो साबित होता है या तो ना साबित होता है, या तो साबित होता है या तो ना साबित होता है, परंतु इसके अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है, एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है जिसमें यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि तथ्य साबित हुआ या ना साबित हुआ, यानी कि प्रूव हुआ है या फिर डिस्प्रूव हुआ है, ये नहीं बताया जा सकता, ना वो सच माना जा रहा है ना वो झूठ माना जा रहा है। अब एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हत्या के मुकदमे में चार गवाह हों और चारों अभियुक्त से मिल जाएं, ठीक है, जो एक्यूज्ड है उसी से जाकर के मिल गए, जो भी विटनेसेस थे, जो भी गवाह थे। अब क्या हो जाएगा, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा या अभियुक्त को रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, मान लिया गया ठीक है हो सकता है कोई गलती हुई होगी इससे, ठीक है, ऐसा कह करके उसे रिलीज कर दिया गया। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इसमें एक केस लॉ और, उस केस को भी लिख लीजिए थोड़ा और समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये क्या है देखिएगा, एक में आपने केस लॉ लिखा, दूसरे में केस लॉ नहीं था, नहीं लिखा, तीसरे में केस लॉ आपने दो लिख दिया। इससे क्या है, पूरी जो एग्जाम मतलब जो पूरा आपके 3 पॉइंट दिए गए थे टिप्पणी लिखने के लिए, यानी कि 3 पॉइंट दिए गए थे जिसमें आपको कमेंट्स लिखने थे, उसमें आपको एक चीज समझ में आ गई कि तीनों को मिलाकर के फ्रेमवर्क दिया गया। लेकिन इस तरीके से इसको मैनेज करना है कि कोई बहुत ज्यादा ना हो जाए, कोई बहुत कम ना हो जाए, और एग्जामिनर के सामने ठीक ठीक दिखाई दे कि हाँ आपको इसके मामले के बारे में जानकारी है और आपने पूरा प्रयास किया है बेहतर आंसर देने का। चलिए एक और केस लिख लीजिए, भगवान पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भगवान पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य। भगवान पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह 1974 का केस है और सर्वोच्च न्यायालय का केस है, 1974 SC, 1974 SC। इसमें जरा लिख लीजिए, इस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि जब सत्य तथा असत्य, यानी सच और झूठ की बात की जा रही है, जब सच और झूठ या सत्य और मिथ्या, सत्य और असत्य जो भी बोल सकें, सत्य और असत्य एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हों कि उन्हें अलग न किया जा सके, तो तथ्य साबित हुआ नहीं माना जाएगा, या फिर साबित नहीं हुआ माना जाएगा, क्योंकि दोनों सी चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं। यानी कि क्या कहा गया, अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने एक एविडेंस दिखाए जिस एविडेंस में यह बताया जा रहा है कि वो जेल में बंद था, और दूसरा सीसीटीवी में ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्कुल उसी तरीके का व्यक्ति है जो कि चोरी करके जा रहा है, जुड़वा है या नहीं है, इस पे भी काम हो सकता है। तो अभी ये भी नहीं प्रूफ हुआ, यहां भी कहा जा रहा है कि नहीं थोड़ी देर के लिए हो सकता है ये बाहर गया हो, मे भी चांसेस है, हो सकता है। वहां भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्लरी इमेज है, हो सकता है कोई और हो, मे भी चांसेस है, उसी तरह के कपड़े पहन करके। दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि नहीं सही है नहीं गलत है, दोनों चीजें एक दूसरे तरीके से जुड़ी हुई हैं, और उसको क्या कहा जा रहा है, उसको ना साबित बोला जाएगा ना साबित बोला जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा कि ये साबित नहीं हुआ, चलो ठीक है नॉट प्रूव्ड है,
यहां पे काम रुक जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब इस कंडीशन में न्यायाधीश करेंगे क्या, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो आखिरी लाइन इसमें लिखेंगे, आखिरी लाइन, साधारणतः इस प्रश्न का यह समाधान है, साधारणतः इस प्रश्न का यह समाधान है कि क्या कोई तथ्य पूरी तरह साबित कर दिया गया है या नहीं, पूरी तरह साबित कर दिया गया है या नहीं, किसी न्यायाधीश द्वारा अपने न्यायिक विवेक में, किसी न्यायाधीश द्वारा अपने न्यायिक विवेक में एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह, एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह, वही प्रज्ञावान व्यक्ति यानी कि प्रूडेंट मैन की बात की जा रही है, व्यक्ति की तरह इसका निर्णय किया जाएगा, इसका निर्णय किया जाएगा। कौन निर्णय करेगा? न्यायाधीश। ठीक है, जो लॉर्डशिप करेंगे, इसका निर्णय उनके द्वारा बताया जाएगा कि क्या होना चाहिए, साबित है भी या नहीं है, और उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि किस चीज के चांसेस ज्यादा है। प्रज्ञावान व्यक्ति, ये भी दोनों ध्यान में रख लेना है कि वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसी चीजों पे वो काम करेंगे कि या तो उसका अस्तित्व है ऐसा न्यायालय मान ले रहा है, या फिर उस विशेष समय परिस्थिति में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति है तो उसे भी इसी संभावनाओं पे काम करना चाहिए कि हाँ इसके चांसेस हैं, तो बिना एविडेंस के नहीं होगा। लॉर्डशिप भी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी आपके लिए है, क्योंकि यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे 3 फिर से सिमिलर डेफिनेशंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, 3 सिमिलर डेफिनेशंस। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं, बहुत सिंपल से भी इसको हम लोग ब्रश आउट कर सकते हैं, चीजों से निपट सकते हैं। क्योंकि पहला मेंस का ये आपका क्लास चल रहा है तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा डिटेल और थोड़ा समय ले रहा हूं ताकि इसके की पॉइंट से आप बेहतर तरीके से वाकिफ हो जाएं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें भी टिप्पणी लिखने की बात कही गई है, और इसमें टिप्पणी लिखने की बात कही गई है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत के बारे में। उपधारणा कर सकेगा, यानी यहां कहा जा रहा है मे प्रिज्यूम, प्रिजम्पशन आपने अगर सुना होगा, मे प्रिज्यूम। दूसरा उपधारणा करेगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम। और तीसरा निश्चायक सबूत, यानी कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। तीनों पे ध्यान दीजिएगा, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत पे, तीनों पे काम करना है, तब जाकर के हमारा पूरा आंसर कंप्लीट होगा। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है किस किस सेक्शंस में चीजें हैं, किस किस सेक्शन में चीजें हैं। तो पहले तो आपका पैरा में बटा हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे इसे क्लॉज वाइज डिवाइड किया गया है, तो क्लॉजेस भी लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि जब हम बात करेंगे उपधारणा कर सकेगा, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज H में बताया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज H में उपधारणा कर सकेगा की बात कही गई है। इसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज L में उपधारणा करेगा की बात की गई है, और कॉन्क्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत की बात की जाए तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज B में इसकी बात की गई है। तीनों को ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सा बारीक सा अंतर है तीनों के अंदर में।
ये तो आपका पूरा पूरा सेपरेट हो जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों से मिला जुला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब मैंने पढ़ाया था तो भी इतनों को साथ में पढ़ाया था, यहाँ पे भी हम साथ में ही समझेंगे कि उपधारणा का मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन का मतलब ही क्या होता है बेसिकली। तो जब हम डेफिनेशन को लिखेंगे कि उपधारणा करेगा जहां पे भी लिखा गया है, उपधारणा करेगा का मतलब जहां पे भी लिखा गया है, या उपधारणा कर सकेगा मतलब जहां पे भी लिखा गया है। यहां सीधे ही लिख दिया गया है कि जहां कहीं भी इस एक्ट में, इस पूरे पूरे अधिनियम में कहीं भी ऐसा लिखा गया है कि इस चीज की न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, तो उपधारणा कर सकेगा का मतलब यही बताया गया है कि जहां पे न्यायालय उपधारणा कर सकेगा यूज किया है, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, ठीक है, उसको साबित हुआ मान सकेगा तब तक जब तक कि वो नासाबित नहीं कर दिया जा सकता है, या फिर नासाबित नहीं होता है तब तक उसको मानेगा कि हाँ भाई ये प्रूफ है, और उसके लिए सबूत की भी मांग कर सकेगा। उसको प्रूफ करने के लिए न्यायालय क्या कर सकेगा, सबूत की मांग भी कर सकेगा। ये ध्यान में रखते रहेंगे, क्लियर करें। मे प्रिज्यूम का मतलब न्यायालय उस तथ्य को तब तक साबित किया हुआ मानेगा जब तक उसे ना साबित ना कर दिया जाए। न्यायालय के सामने रखा गया, लॉर्डशिप जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने चोरी की है मिस्टर बी के घर में, और चोरी की है इसका मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, बट रिकॉर्डिंग में पीछे की तरफ से उनके पूरे फेस आए, और ये माना जा रहा है, उनकी मोबाइल ट्रैकिंग से ये पता चल जा रहा है कि हाँ उस समय में उनका मोबाइल उसी इर्द गिर्द में घूम रहा था। क्लियर फेस नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यक्ति वहां पे देखा गया था चोरी करता हुआ। तो ये माना जाएगा न्यायालय के द्वारा कि क्या हुआ, ये साबित हुआ तब तक जब तक ना साबित ना कर दिया जाए, कि दिखाया जाए भाई ये लॉर्डशिप हमारा मोबाइल भी तो चोरी हो गया था, और मोबाइल चोरी करके कोई और भी जा सकता है। अब सीसीटीवी में सही तरीके से इमेज ही नहीं आई है, मैं उस समय कहीं और पे था, अब नासाबित कर दिया गया तो फिर वो डिस्प्रूव। तो मे प्रिज्यूम का मतलब ये होता है कि साबित तब तक माना जाएगा जब तक उसे नासाबित न कर दिया जाए, और उसके सबूत की भी मांग कर सकेगा। ठीक है, कि पूछेगा भाई इसके लिए कुछ प्रूफ तो दो, सिर्फ मोबाइल वहां पे हो जाने से थोड़ा ना मान लिया जाएगा, कुछ और भी तो प्रूफ दो, कुछ और भी तो बताओ। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा, उपधारणा करेगा का मतलब, उपधारणा करेगा जहां कहीं भी अधिनियम में यूज किया गया है। न्यायालय कभी बोल दिया कि शैल प्रिज्यूम, कहीं भी बोल दिया शैल प्रिज्यूम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट मे प्रिज्यूम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम जहां पे बोल दिया गया तो इसका मतलब ही है कि न्यायालय किसी भी तथ्य को साबित मानेगा जब तक वह नासाबित नहीं किया जा सकता। सेम टू सेम, साबित मानेगा जब तक वह नासाबित ना कर दिया जाए। अब ये तो सिमिलर हो गया, लेकिन यहां पे सबूत की मांग नहीं की जा सकेगी। ठीक है, यहां पे सबूत न्यायालय मांग सकता है कि भाई इसको थोड़ा प्रूफ करने के लिए बताओ तो कुछ, यहां पे कुछ नहीं, ये प्रूफ हो चुका है। नासाबित अगर कर दिया जाए तो आगे की बात है, कोई भी चीज प्रूफ है उसको नासाबित अगर सही तरीके से देखा जाए तो किया जा सकता है, अगर वो सच है तो। ठीक है, अगर फैक्ट में सच्चाई है तो बिल्कुल, अगर वो साबित एक टाइम पे हो गया तो उसे नासाबित एक टाइम पे किया जा सकता है। ठीक है, सच छिपाए कितना छिपेगा। लेकिन यहां पे क्या की जाएगी, जब भी शैल प्रिज्यूम कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपल्शन हो गया कि इस चीज को न्यायालय ने मान लिया है। इस चीज में क्या कर दिया गया है कि इसमें नासाबित जब तक नहीं कर दिया जाए तब तक इसकी बात नहीं की जाएगी। चीजें क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ की। ठीक है, अभी आप अगर कंफ्यूज हो तो अभी मैं लिखवा करके बता दूंगा। उपधारणा करने को बाध्य है यहाँ पे न्यायालय, ध्यान में रखते रहेंगे। अनिवार्य प्रकृति की बात की गई है। ठीक है, विधि की खंडनीय उपधारणा एक होता है, एक विधि की अखंडनीय उपधारणा होता है। दोनों में से आपको क्या क्या चीजें कब कब यूज करनी है वो भी मैं बता दूंगा। खैर, अभी आप चीजों को बस समझ लीजिए। तीसरा, कंक्लूसिव प्रूफ यानी निश्चायक सबूत की बात की जाए तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि जब इस अधिनियम में कहीं पे भी एक तथ्य का निश्चायक सबूत दूसरे को किसी को घोषित किया जा रहा है, ये एक का कंक्लूसिव प्रूफ दूसरा है, तो इसका मतलब एक तथ्य को अगर साबित कर दिया गया तो दूसरा तथ्य अपने आप नेचुरली उसको साबित हुआ माना जाएगा। दो फैक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि एक को दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ सीएफ माना जा रहा है, कंक्लूसिव प्रूफ
मान लिया जा रहा है, तो वहां पे एक को अगर प्रूफ कर दिया गया तो दूसरे को माना जा रहा है कि ये ऑब्वियसली अपने आप नेचुरली वो प्रूफ है, उसमें किसी तरह की चीजें सोचनी नहीं है, वो बातें मान ली गई। क्लियर? चलिए ठीक है। यानी कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या हो गया कि फैक्ट नंबर 1 फैक्ट नंबर 2 से इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि एक को अगर प्रूफ कर दिया गया तो दूसरे को भी प्रूफ मान लिया जाएगा, दूसरे को भी प्रूफ मान लिया जाएगा। और इसके लिए ध्यान रखते रहेंगे, इसके लिए सबूत की मांग नहीं की जा सकती। इसके लिए सबूत क्या है देने के बारे में भी अगर बात की जाए, जो लास्ट वाला लाइन, उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुमति भी वहां पे न्यायालय के द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक चीज प्रूफ हो गया, दूसरी चीज भी प्रूफ है, बात खत्म। तो बार बार क्या घूमना स्पीडी ट्रायल के लिए। अब चलिए इसको फ्रेम कर लेते हैं, एक एक चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें डाल दीजिए, उपधारणा कर सकेगा, may presume लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। इसमें एक होमवर्क भी मैं आपको दे दूंगा, उस पर भी आप थोड़ा काम कर लेंगे और बेहतर रहेगा। may presume में काम कीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 उपधारा 1 खंड H में उपधारणा कर सकेगा को परिभाषित किया गया है। हो गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन, ठीक है, इंट्रोडक्टरी होगी। अब मेन बॉडी पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख डालिएगा, डायरेक्ट में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दीजिएगा कि यदि कोई न्यायालय, यहाँ पे इस अधिनियम में कहीं भी ये बताया गया कि यह पर्टिकुलर फैक्ट की उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, अगर ऐसा बोला गया है तो उसका अर्थ क्या होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकेंगे कि न्यायालय उसको तब तक साबित मानेगा जब तक उसको ना साबित न कर दिया जाए, और उसके लिए प्रूफ की भी डिमांड की जा सकेगी। ये चीजें क्लियर होगी। इसके आगे क्या लिखना है उस पर देखिएगा, इसके आगे अर्थात अब लिख करके उसको, अर्थात यह खंड ऐसा प्रावधान करती है कि न्यायालय किसी परिस्थितियों में किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, अर्थात न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य नहीं है, अर्थात न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य नहीं है। जहां कहीं भी बोला गया मैं प्रिज्यूम, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं, बाउंडेशन नहीं है, हाँ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर कोई प्रूडेंट मैन होगा तो उसको साबित मानेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसी हिसाब से भी ये लॉर्डशिप काम करेंगे। ठीक है, आगे चलें। ठीक, इन उपधारणाओं के विषय में न्यायालय को यह विवेकाधिकार है, इन न्यायाधीश महोदय की बात हो रही है और पूरे न्यायालय की बात हो रही है, ध्यान में रखते रहेंगे। इन उपधारणाओं के विषय में न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि चाहे अब ये एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे जो फैक्ट है अभी मैं ब्रैकेट में लिखवा भी दूंगा किस केस की बात चल रही है यहाँ पे। तो इन उपधारणाओं के विषय में न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि चाहे वह उपधारणा के आधार पर किसी तथ्य को साबित हुआ मान ले या फिर उसके सबूत की मांग करे, किसी तथ्य को साबित हुआ मान ले या फिर उसके सबूत की मांग करे। ठीक है, ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, न्यायालय अपने हिसाब से इस पे काम कर सकती है। ठीक है, अब ये किस केस में कहा गया, केस का नाम है श्रीमती गीतिका बागची बनाम सुब्रत बागची। श्रीमती गीता बागची बनाम सुब्रत बागची। अब इसका कोटेशन भी लिख लीजिए, आपके लिए खोजने में आसानी हो जाएगी। AIR 1996 कोलकाता हाईकोर्ट का केस है, सॉरी AIR 1996 कोलकाता। ठीक है, ऐसी हो जाएगा, ये हो गया क्लियर।
इसमें क्या बताया गया, इसमें यही डिफाइन किया गया है कि मे प्रिज्यूम का मतलब है कि न्यायालय का ये विवेकाधिकार है कि न्यायालय चाहे तो उसमें डिमांड करे फॉर द प्रूफ, फॉर द एविडेंसेस, या फिर न्यायालय अगर चाहता है कि ऐसे ही प्रूफ मान लिया जाए तो प्रूफ माना जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आप चाहें तो इसके एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा से तो काम चलेगा नहीं। आप जानते हैं मेंस में जिस तरीके से हो, जैसी डिमांड हो उस तरीके से आप लिखिएगा। और मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके की रोल्स के रूप में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा और लिख लीजिएगा, अतः यह न्यायालय के विवेक पर आधारित है, अतः यह न्यायालय के विवेक पर आधारित है कि वह उपधारणा करे या न करे, कि वह उपधारणा करे या न करे। न्यायालय ऐसी उपधारणा उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर करता है। न्यायालय ऐसी उपधारणा उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर करता है। अर्थात न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य नहीं है। मतलब ऐसे कंडीशंस में, जब उपधारणा कर सकेगा बोला गया, उपधारणा करेगा में बाध्य हो जाता है, ठीक है। न्यायालय ऐसे मामलों में उपधारणा करने को बाध्य नहीं है। इसी तथ्य की उपधारणा या प्राकृतिक उपधारणा भी कहा जाता है। इसे तथ्य की उपधारणा या प्राकृतिक उपधारणा भी कहा जाता है। चलिए अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल होगा, इसको भी लिखना जरूरी है। जब किसी व्यक्ति को कब्जे से चोरी का माल चोरी के तुरंत बाद पाया जाता है, जब किसी व्यक्ति के कब्जे से चोरी का माल, चोरी के सामान की बात हो रही है, इलस्ट्रेशन से बेसिकली है इस सेक्शन का, वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति से चोरी का माल चोरी के तुरंत बाद पाया जाता है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि वह चोर है या यह जानते हुए कि माल चोरी का है, उसने प्राप्त किया है। या तो वह चोर है, उसने सीधे चोरी की है, या फिर उसके पास से वो सामान पाया गया है, उसने चोर से खरीदा है, तो भी वो चोर ही माना जाएगा। चोरी का सामान अगर किसी ने लिया है तो वो भी चोर माना जाएगा। ध्यान रखें, उल्टे सीधे सामान कृपया ना लें। परंतु जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय ने उपधारणा की है, उसे न्यायालय साक्ष्य देकर ऐसी उपधारणा को खंडित करने का अवसर देगा। इसी को न्यायालय की खंडनीय अवधारणा के रूप में भी हम जानते हैं, जिसे खंडित किया जा सकता है। कि न्यायालय मौका दिया कि ठीक है, आप इसे, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं चोरी की है तो प्रूफ कीजिए, अपने हिसाब से प्रूफ कीजिए। ये चीजें हो गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखिए, उपधारणा करेगा। हाँ, इसको अगर हम लिख लें कि इलस्ट्रेशन कितना था, तो इलस्ट्रेशन में बता दूं जी, ये अभी मैंने एग्जांपल लिखवाया है, ये हो जाएगा आपका सेक्शन 147 का इलस्ट्रेशन ए हो जाएगा। ये सेक्शन 147 ऑफ BSA, उसका इलस्ट्रेशन ए हो जाएगा। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, उपधारणा करेगा। अब एक क्लियर हो गया, एक ही पे टाइम लगता है, दूसरा तीसरा बड़े आराम से हो जाएगा। दूसरा लिखिए, उपधारणा करेगा। इसमें लिखेंगे वही चीज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 के उपधारा 1 की खंड L में 2, 1 एंड L में
उपधारणा करेगा की परिभाषा दी गई है या फिर को परिभाषित किया गया है, को परिभाषित किया गया है। अब इसमें लिखना शुरू करते हैं। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, यानी कि डेफिनेशन जो लिखा गया वही मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, तब तक साबित मानेगा जब तक वह नासाबित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां प्रूफ की बात नहीं की गई है, यहां पर प्रूफ की बात नहीं की गई है, साबित मान लिया गया। अब यहां पे न्यायालय प्रूफ की मांग नहीं करेगा, ठीक है, साबित हो चुकी है, अगले पक्ष ने साबित कर दिया है या प्रतिपक्ष ने साबित कर दिया है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि नासाबित अगर कोई करना चाहे तो उसे कर सकता है, प्रूफ की मांग नहीं की जाएगी। इसमें लिखिए अगला पॉइंट, ये जो अगला पूरा पैरा होगा उसको लिखिए। यह उपबंध न्यायालय को आदेश देता है कि ऐसे तथ्य को साबित माना जाएगा। यह उपबंध न्यायालय को आदेश देता है कि ऐसे तथ्य को साबित माना जाएगा विधि की उपधारणाएं अनिवार्य प्रकृति की हैं। विधि की उपधारणाएं, यहां पे विधि की जो उपधारणाएं हैं वो अनिवार्य प्रकृति की हैं, खंडनी नहीं है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, जिसकी न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य है। तो पिछले में क्या लिखा था, न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य नहीं है, यहां पे न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य है। परंतु विधि की ऐसी उपधारणा को भी साक्ष्य देकर खंडित या समाप्त किया जा सकता है। एक चांस न्यायालय भी देता है कि ठीक है, अगर हो गया प्रूफ तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ देने के चांसेस हैं अभी भी, आप उसे बाद में प्रूफ दे करके उसे नासाबित भी कर सकते हैं आगे। अतः उसे विधि की खंडनी उपधारणा भी कहा जाता है, ये भी खंडनी है, इसे भी खंडित किया जा सकता है, खंडनी उपधारणा भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक और पैराग्राफ में लिख लेंगे, उदाहरण के तौर पर जब, अच्छा ये धारा भी हम लोग लिख लें तो आपके लिए आपका कुछ और क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली पुराने और नए में जो चीजें चेंज हुई हैं उसको बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें पुराना वाला नया वाला दोनों देखना पड़ता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 111 यह प्रावधान करती है कि जब किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है, कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों से उन लोगों द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया, जो जीवित रहने पर स्वाभाविक रूप से सुना जाता, जैसे माता पिता पुत्र इत्यादि, ठीक है, माता पिता पुत्र इत्यादि। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। उपधारणा करेगा का मतलब यही हुआ कि उपधारणा करने के लिए बाध्य तो है, लेकिन ये ध्यान रखते रहेंगे पूरी तरीके से साक्ष्य देकर के इसे चाहें तो खंडित किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय के सामने, न्यायाधीश महोदय के सामने हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही ले आकर के दिखा दें और ये प्रूफ दे दें कि हाँ पिछले 7 वर्षों से ये इस क्षेत्र में इस कार्य में संलिप्त था, इसकी वजह से यह घर पे नहीं आया था, वो सारी चीजें प्रूफ होने के बाद मान लिया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति जीवित है, ये व्यक्ति मृत नहीं है, ठीक है। चलिए
अब इसमें हम नेक्स्ट वाला पॉइंट यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत वाले पॉइंट को डील करते हैं। तो निश्चायक सबूत यानी कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ, फिर वही चीज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड सी में इसे परिभाषित किया गया है कॉन्क्लूसिव प्रूफ को। अब किसी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ कब कहा जाएगा, एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ तब कहा जाएगा जब किसी एक को प्रूफ किया जाए और दूसरा, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बेसिकली, इसको लिख लेते हैं ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जहां एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया, न्यायालय कह रहा है कि ये जो है पर्टिकुलर फैक्ट वो दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, तो वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। तो उसे नासाबित प्रूफ करने के लिए आप कोई साक्ष्य नहीं दे सकते, उसकी अनुमति न्यायालय नहीं देगा। यह विधि की एक ऐसी अवधारणा है, यह विधि की एक ऐसी अवधारणा है जिसे न्यायालय अंतिम मानता है तथा ऐसी अवधारणाओं को साक्ष्य देकर भी खंडित नहीं किया जा सकता है, साक्ष्य देकर भी खंडित नहीं किया जा सकता है, खंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह निर्विवाद न्यायिक प्रस्थापना के समान है। इससे पहले एक लाइन लिख लेंगे, इसलिए यह विधि की अखंडनीय अवधारणा भी कहलाती है। अतः यह विधि की अखंडनीय अवधारणा भी कहलाती है। अभी तक खंडनीय पढ़ा दो, ये अखंडनीय, से खंडित नहीं किया जा सकता। अब वो वाला पॉइंट निश्चायक सबूत विधि की उन उपधारणाओं की ओर संकेत करता है जिनको न्यायालय करने को बाध्य है, और जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार यह निर्विवाद न्यायिक प्रस्थापना के ही समान है, और इसी कारण विधि उसका खंडन करने की अनुमति नहीं प्रदान करती है। इस प्रकार की उपधारणा की संख्या कम है। अब चलिए कुछ सेक्शंस लिख लीजिए ब्रैकेट में, जहां पे ये बताया गया है, यह निश्चायक सबूत के बारे में बताया गया है, एक दूसरे का निश्चायक सबूत कब होगा। तो यहां पे बीएसए की धारा 35, धारा 35, धारा 116, धारा 116 के बाद आप चाहें तो धारा 117, 118, 117, 118, 121, 122 एंड 123 है। ठीक है, यहां पे बताया गया है। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे एक और पॉइंट लिख लीजिए उदाहरण के रूप में। धारा 116 में, ये बीएसए की धारा 116 है, धारा 116 में जब किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के कायम रहते हुए, जब किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के कायम रहते हुए या विवाह के विघटन के बाद, आफ्टर द डिवोर्स की बात की गई है, विवाह के विघटन के बाद माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ है। माता के अविवाहित रहते हुए विघटन के
280 दिनों के भीतर हुआ है, तो इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह पुरुष का धर्मज या वैध संतान है। तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह पुरुष का धर्मज या वैध संतान है। ठीक है। धारा 116 का एक अपवाद भी है कि यदि गर्भधारण के दौरान पति और पत्नी के बीच मुलाकात ही नहीं हुई, तो ऐसी उपधारणा निश्चायक सबूत नहीं होगी। ये अपवाद भी यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है। तो यहां हम आज जो है लगभग अपने 6 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। एक आपका साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ, प्रूफ, डिस्प्रूफ एंड नॉट प्रूफ, और दूसरा जो 3 कॉन्सेप्ट, 3 डेफिनेशंस जिसमें हम लोगों ने देखा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ, यानी उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चय सबूत के बारे में। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो साक्ष्य और सबूत के बारे में डिफाइन करने की बात करता है कि साक्ष्य क्या है। बेसिकली एविडेंस, जिस पे हम लोग पूरी चीजों को पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, उस एविडेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एविडेंस को लगभग मैं समझा चुका हूँ। एविडेंस में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, उस पर मैंने उसी समय में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की क्लॉज ई में बताया गया है। और इसमें जो साक्ष्य की डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई हुई है वो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। साक्ष्य का मतलब क्या है, साक्ष्य का क्या अर्थ है, कहाँ पे ये दिया गया है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। कुछ जो विधि विशेषज्ञ, जो मतलब प्राचीन काल में विधि के विद्वान थे, उनका नाम देकर के उनके कोटेशंस आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे एक कोटेशन आप लिख लीजिए, एक कोटेशन साक्ष्य के बारे में मैंने ठीक ठाक लिखवाया था, इस वजह से बहुत ज्यादा मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक कोटेशन लिख लीजिए, टेलर के अनुसार ये साक्ष्य और सबूत, ये एक और आप चाहें तो लिख सकते हैं। टिप्पणी लिखिए में साक्ष्य एवं सबूत, इस पर टिप्पणी अगर लिखने को आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ई में साक्ष्य की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि इसकी साक्ष्य यानी कि एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है, और पूरा डेफिनेशन आप लिख डालेंगे। उसके आगे लिखेंगे यहाँ पे एक एक चीजें। टेलर के अनुसार साक्ष्य बहस को छोड़कर उन सभी साधनों को कहते हैं, साक्ष्य बहस जो होती है ना आपस में, आर्गुमेंट को छोड़कर उन सभी साधनों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी तथ्य को साबित या ना साबित किया जा सकता है, जिनके द्वारा किसी तथ्य को साबित या ना साबित किया जा सकता है, जिसकी सत्यता न्यायिक अन्वेषण के लिए प्रस्तुत है, जिसकी सत्यता न्यायिक अन्वेषण के लिए प्रस्तुत है। ठीक है। अन्वेषण मतलब रिसर्च की बात की जा रही है। ठीक है। न्याय मतलब जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके बारे में, रिसर्च के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट सामंत के अनुसार लिख लेंगे, तो एकदम लास्ट में है, हम क्लास को लगभग ओवर ही करने वाले हैं। सामंत के अनुसार कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ये सब लिखने से आपके की पॉइंट्स थोड़े से बन जाते हैं और आपको नंबर्स ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। जैसे में बेंथम के अनुसार लिख लें, बेंथम के अनुसार ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर, ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, साक्ष्य कहलाता है, साक्ष्य कहलाता है। और इसी में लिख लेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, साक्षी न्याय की आंख और कान है, साक्षी न्याय की आंख और कान है। ठीक है। अब एक लाइन अलग से लिख लेंगे, महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रफुल्ल बी देसाई, महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रफुल्ल बी देसाई, प्रफुल्ल बी देसाई।
AIR 2003 SC 2003 SC। इस वाद में पुलिस द्वारा साक्ष्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी। पुलिस द्वारा साक्ष्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी। ये भी साक्ष्य मान लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो चीज रिकॉर्ड की गई है उसको भी साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है। एक और इसी में केस लॉ लिख लीजिए, एक और केस लॉ जो इंपॉर्टेंट है। पुष्पा देवी एम जातिया, पुष्पा देवी ML जातिया बनाम ML बाधवा, ML बाधवा, AIR 1987 SC। इसमें लिखे इस वाद में संप्रेक्षित किया गया कि जहां पेश किया गया साक्ष्य साक्ष्य की परिभाषा में आता है, साक्ष्य की परिभाषा में आता है, तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है, ये लैंडमार्क जजमेंट है। क्यों? अगला पॉइंट बताएगा। तथा यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि किस तरीके से साक्ष्य प्राप्त किया गया था। प्रूफ इज प्रूफ, कहां से लाया ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार से साक्ष्य प्राप्त किया गया था, ये जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये न्यायालय का काम ही नहीं है। साक्ष्य लाया, साक्ष्य सही है, काम खत्म। कहां से लाया कोई मैटर नहीं करता। अब सबूत इसी में लिख लीजिए। प्रूफ, साक्ष्य तथा सबूत दोनों को लिखना था ना। सबूत, प्रूफ कहीं डिफाइन नहीं किया गया सबूत को, साक्ष्य को डिफाइन किया गया, सबूत को नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी इसी पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबूत को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, सबूत शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य भावबोध में हम कह सकते हैं, सामान्य भावबोध में हम यह कह सकते हैं कि साक्ष्य का जो प्रभाव पड़ता है उसी को सबूत कहते हैं। साक्ष्य का जो प्रभाव पड़ता है उसी को सबूत कहते हैं, यदि वह तथ्य जो साबित किया जाने वाला है, दिए गए साक्ष्य से साबित हो जाता है, तो हम कहते हैं कि प्रश्नास्पद तथ्य साबित हो गया, और साक्ष्य उस तथ्य का सबूत है। कोई साक्ष्य दिया गया, उसी चीज का सबूत कर दिया। ठीक है, यही प्रूफ है। प्रूफ क्या है? क्या चीज प्रूफ करता है? ये एविडेंसेस है सर, ये एविडेंसेस हैं, इस वजह से ये चीज प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, तो जो भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया, आप या तो विटनेसेस लाइए या तो कोई एविडेंस लाइए, उसी को प्रूफ मान करके आगे चला दिया गया। बट इट्स नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, नेक्स्ट पैरा से लिख लेंगे, सबूत साक्ष्य का प्रभाव या परिणाम है। यह साक्ष्य की वह मात्रा है जो आश्वासन और निश्चितता उत्पन्न करता है, अतः कार्य कारण की भांति साक्ष्य सबूत से भिन्न है। सबूत साक्ष्य का परिणाम या फल है, जो अभिकथित तथ्य के पुष्टिकरण या खंडन हेतु पेश किया जाता है। सबूत या प्रमाण प्रत्येक मामले में सारवान तथ्यों की उचित एवं कानूनी साधनों द्वारा स्थापना करता है,
जिससे न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तथा न्यायालय की संतुष्टि निम्नलिखित साधनों द्वारा होती है। अब 4 पॉइंट लिख करके हम कंप्लीट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, साक्षियों के साक्ष्य का कथन, पक्षकारों की स्वीकृति या संस्वीकृति, दस्तावेज पेश करने से। ये 3 चीजें हो गई, या तो साक्षियों का साक्ष्य या कथन हो, या पक्षकारों की स्वीकृति संस्कृति हो, या फिर दस्तावेज पेश करने। ये पहला हो गया, संतुष्टि हो गई। पॉइंट नंबर 2, उपधारणाएं, भाई मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम या फिर कंक्लूसिव प्रूफ, उपधारणाएं। पॉइंट नंबर 3, न्यायिक नोटिस, ब्रैकेट में न्यायिक अवेक्षा, तथा पॉइंट नंबर 4, जांच, इन्वेस्टिगेशन किया गया, जांच। ये 4 पॉइंट के बेस पे अगर कुछ भी चीज रखी जा रही है तो उसके बाद में उसे प्रूफ मान लिया जाएगा। ठीक है, कार्य कारण, एक में कार्य किया गया, आपका एविडेंस क्या है, ये कार्य किया गया, एविडेंसेस हैं, कारण क्या है, मतलब इस तरीके से दिखा दिया गया। ठीक, ये ध्यान में रखते हैं, कार्य और कारण। ओके, चलिए अब जैसे कार्य कारण थोड़ा सा अगर आप लोग न समझ में आए फिर से बोल दूं। कारण क्या है, एविडेंस है। कार्य क्या है, कार्य मतलब कार्य की वजह से जो कार्य हुआ उसे हम बोल रहे हैं, वो हमें देखने को मिल जा रहा है एक प्रूफ के रूप में। ठीक है, चलिए अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आई होप ये पहली जो मेंस की चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। धीरे धीरे लेवल को और थोड़ी स्पीड अप किया जाएगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।